छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से कांग्रेस का 3 दिनों का महाअधिवेशन शुरू हो रहा है। 2024 से पहले इस अधिवेशन की खासी अहमियत है। अधिवेशन के दौरान देश के अलग अलग विषयों पर बात होगी, जिससे कांग्रेस की दशा और दिशा भी तय होगी। कांग्रेस इस बैठक में आने वाले चुनावों में सियासी रणनीति तय करेगी। कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल यह है कि वो चुनाव कैसे और किनके साथ मिलकर लड़े। रायपुर से देखते हैं ये हमारी खास रिपोर्ट। पहले रायपुर में छापों का सिलसिला और फिर अधिवेशन से ठीक पहले दिल्ली में पवन खेरा की गिरफ्तारी। कांग्रेस को पहली बार ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं, लेकिन इससे रायपुर में 24 से 26 फरवरी के बीच हो रहे कांग्रेस अधिवेशन का एजेंडा भी कुछ साफ होता है और उसकी चुनौतियां भी। अधिवेशन से पहले फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी देखेगी कि कैसे वह एक साझा मोर्चा बना सकती है। पार्टी पर हमारी जो भूमिका है हम जानते हैं, हम पहचानते हैं। सशक्त कांग्रेस के बिना विपक्ष एकता असंभव है। कांग्रेस को मजबूत होना है, कांग्रेस को सशक्त होना है, तभी विपक्ष की एकता प्रभावशाली होगी। 2024 के पहले 2023 में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। पहला मील पत्थर 2023 के चुनाव है, बाद में 2024 के चुनाव आते हैं। तो अभी से ही विपक्ष एकता विपक्ष एकता विपक्ष एकता बोलना, मैं समझता हूं ये वक्त नहीं है अभी भी। दरअसल गठबंधन की लड़ाई में कांग्रेस को ये एहसास है कि विपक्षी दलों को उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसके अपने टकराव भी हैं और चुनाव के अपने संकट भी। बंगाल में वो लेफ्ट के साथ जाती है तो टीएमसी छिटक जाती है, वैसे भी टीएमसी से उसका टकराव तीखा है। दक्षिण में बीआरएस जैसी महत्वाकांक्षी पार्टी उसे गठजोड़ की चुनौती दे रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ आने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल यूपी में सपा बसपा कांग्रेस से किनारे चल रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या खड़गे ने जल्दबाजी में नेतृत्व वाला बयान दे डाला। एनडीटीवी से बात करते हुए बीआरएस नेता के कविता ने कांग्रेस को अहंकार छोड़ने का सुझाव दिया। अच्छी बात है कि कांग्रेस ने इतने दिनों के बाद रियलाइज करा कि उनको सबके साथ मिलकर काम करना है। तो देरी करिए मतलब बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब उनको ये एरोगेंस छोड़ना चाहिए कि हम लीड करेंगे। वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको कंधे से कंधे मिला के काम करना है, सारे सबके साथ मिलके चलना है, तभी यूनिटी बन सकती है। रायपुर अधिवेशन दरअसल साफ मुद्दे और दोस्त तय करने का मंच बने तो 2024 की चुनौतियां बीजेपी के लिए तीखी हो सकती हैं। कोई भी कोलिशन बने बिना कांग्रेस के सफल नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस ही पार्टी है जो सभी प्रांतों में है, सभी बूथों में है, और कांग्रेस के अलावा ऐसे और कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसके कार्यकर्ता आपको हर गांव में, हर वार्ड में आपको मिले। अगले 3 दिनों में कांग्रेस रायपुर में मंथन करेगी, तभी किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। फिलहाल कांग्रेस इतना तो जरूर कर रही है कि 2024 के चुनाव में वह विपक्ष के गठबंधन का नेतृत्व जरूर करेगी, लेकिन कैसे, इसका फिलहाल रोड मैप कांग्रेस के पास नहीं दिख रहा है। खासकर तृणमूल कांग्रेस और टीआरएस के साथ उसके रिश्ते कैसे होंगे। कांग्रेस इतना जरूर कर रही है कि कई राज्यों में वो गठबंधन में है, लेकिन असली गठबंधन की शक्ल कांग्रेस जो है इस रायपुर अधिवेशन में ढूंढना चाह रही है, और इसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि 2024 में विपक्षी एकता की क्या शक्ल होगी। रायपुर से सहयोगी जुल्फिकार और कानन पात्रा के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव आज फिर से होगा। बुधवार को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के लिए वोटिंग को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। बुधवार से लेकर गुरुवार सुबह तक हंगामे के कारण एमसीडी की सदन कार्यवाही 13 बार स्थगित करनी पड़ी थी। ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो लोकतंत्र और दिल्ली के लिए सेहतमंद नहीं कही जा सकती। सदन में बोतलें चली, पोडियम और माइक तोड़े गए, और यहां तक कि पार्षदों के बीच हाथापाई भी हुई। बीजेपी की मेयर उम्मीदवार रेखा गुप्ता पोडियम तोड़ रही हैं, माइक तोड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षद देवेंद्र कुमार बीजेपी पार्षद प्रमोद गुप्ता को थप्पड़ मार रहे हैं। आप और बीजेपी के पार्षद एक दूसरे को
खींच खींच के पानी की बोतलें मार रहे हैं। इस हमले से बचने के लिए महिला पार्षद टेबल के नीचे छुप रही हैं। सदन के वेल में आकर धक्का मुक्की और नारेबाजी ये तो आम बात रही। एमसीडी में जो चुनाव हार गए हैं, जो उन्हें जनता का जनादेश स्वीकार करने को तैयारी नहीं है, ये चौथी बैठक है आज, जहां पे वो बार बार लड़ाई झगड़ा गाली गलौच मार पिटाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे आज मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, पर जैसे ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू हुआ, लड़ाई झगड़ा नारेबाजी गाली गलौच। ताड़ी कभी एक हाथ से नहीं बजती है, लेकिन उनके पार्षदों ने आगे शुरुआत की, पहले असभ्य भाषा का प्रयोग किया, फिर गाली गलौज की, उसके बाद तो हद ये हो गई ना, हाथ छोड़ दिया हमारे काउंसलर पे, फिर दोनों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई। और मैं बीच बचाव करते हुए उनके हाथ जोड़ रहा कि मतलब आप झगड़ा ना करें, लेकिन उन लोगों ने एक भी नहीं सुनी। दिल्ली नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर चुनाव के बाद स्टैंडिंग कमेटी चुनाव के दौरान बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें देखने को मिली। बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुई सदन की कार्यवाही पूरे दिन के बाद पूरी रात भी चली और पूरी रात बवाल मचा रहा और इसकी जड़ था मोबाइल फोन। निगम के सदन में स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए वोटिंग चल रही थी। जब 40-50 वोट डाले गए थे तो बीजेपी ने ऐतराज किया कि पार्षदों को वोटिंग के दौरान मोबाइल फोन साथ ले जाने की इजाजत क्यों दी गई है। इसको लेकर आपत्ति हुई, हंगामा हुआ, सदन स्थगित भी हुआ और आखिरकार मेयर ने बीजेपी की बात मान ली। लेकिन फिर बीजेपी ने मांग करी कि जो वोट डाले गए हैं वो फिर से डलवाए जाएं। बीजेपी का आरोप था कि निगम में गुप्त मतदान होता है, लेकिन आप पार्षदों ने बैलेट पेपर की फोटो खींचकर गुप्त मतदान का उल्लंघन किया है। मेयर ने कहा कानून के जानकारों से उन्होंने बात की है और कहीं ये नहीं लिखा कि वोटिंग के दौरान मोबाइल नहीं ले जा सकते। तो बस बीजेपी फिर से शुरू से वोटिंग कराने की मांग पर अड़ी रही। आम आदमी पार्टी कहती रही जहां पर वोटिंग रुकी थी वहीं से शुरू होगी। गतिरोध बना रहा और केवल एक मोबाइल फोन के मुद्दे पर बवाल मचा रहा। बार बार मुद्दा वो मोबाइल फोन का उठा रहे थे, वो बिल्कुल अवैध था, क्योंकि पहले भी और अभी जैसे संजय भैया ने बोला कि पिछले दिसंबर में जो 2022 में एमसीडी के जो चुनाव हुए थे, तब भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था मोबाइल फोन अंदर ले जाना बैन नहीं है, बेशर्ते वो साइलेंट होना चाहिए। जो भाजपा के सदस्य हैं उन्होंने देखा कि ये तो सीक्रेट बैलेट का वॉयलेशन हो रहा है। लोग फोटो खींच करके बाहर ला रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं। आतिशी का मोबाइल मंगाइए, व्हाट्सएप किए गए सीक्रेट बैलेट के वोट, वोटर ने वोट डाल के आतिशी को और इनके बड़े नेताओं को स्क्रीनशॉट भेजे हैं, तो वॉयलेशन हो गई। रुके न जो झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इंकलाब है। अकेले इस मुद्दे को लेकर 13 बार सदन स्थगित हुआ। बुधवार सुबह 11 बजे शुरू हुआ सदन गुरुवार सुबह 10 बजे तक चलता रहा। आखिरकार शुक्रवार सुबह 10 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी अभी भी इस बात पर अड़ी है कि वोटिंग जहां रुकी थी वहीं से शुरू की जाएगी, जबकि बीजेपी भी इस बात पर अड़ी हुई है कि वोटिंग शुरू से करवाई जाए। कुल मिलाकर फिलहाल शुक्रवार को भी इस मामले का समाधान मिलता नजर नहीं आ रहा। नगर निगम की असली सरकार मानी जाती है स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी ने 4 उम्मीदवार खड़े किए हैं, बीजेपी ने 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं, यानी उम्मीदवार हैं 7, सीटें हैं 6। मतलब ये कि दोनों पार्टियों में से किसी एक के उम्मीदवार की हार तय है और दोनों में से कोई पार्टी नहीं चाहती कि ये हार उसके उम्मीदवार की हो, इसलिए दोनों तरफ से ताकत पूरी लगी हुई है, गतिरोध बना हुआ है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में कथित आबकारी घोटाले की जांच की आंच अब केजरीवाल तक पहुंचती दिख रही है। ईडी ने कल अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार से पूछताछ की। पूछताछ के लिए विभव कुमार ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने अपना बयान भी दर्ज कराया। ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल के नाम का उल्लेख किए जाने के हफ्तों बाद उनके निजी सहायक को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इधर तमिल अभिनेता विशाल एक फिल्म के सेट पर बाल बाल बच गए। विशाल अपनी फिल्म मार्क एंटनी की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक पीछे से आता है। दरअसल इस ट्रक को दीवार तोड़कर रुक जाना था, लेकिन यह बेकाबू हो गया और तेजी से फिल्म की कास्ट की ओर बढ़ने लगा। राहत की बात यह रही कि बाकी कलाकारों के साथ
विशाल भी बाल बाल बच गए। अभिनेता विशाल ये वीडियो ट्वीट कर कहा कि कुछ सेकंड और कुछ इंच से मेरी जान बच गई। अमेरिका में भारतीय मूल के कारोबारी अजय बंगा विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका अजय बंगा को विश्व बैंक की अगुवाई करने के लिए नॉमिनेट कर रहा है। जो बाइडेन ने कहा कि अजय बंगा इतिहास के इस अहम क्षण में विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त हैं। जो बाइडेन ने यह भी कहा कि अजय बंगा ने सफल वैश्विक कंपनियों के निर्माण और प्रबंधन में 3 दशक से ज्यादा का समय बिताया है। ये वो कंपनियां हैं जो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में रोजगार पैदा करती हैं और निवेश लाती हैं। 63 साल के अजय बंगा अभी जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन हैं।